नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कल का दिन बेहद खास होगा। कल आजाद भारत आजादी के बाद भारत में बनी, भारत के लिए बनी, भारत के द्वारा बनाई गई संसद में श्री गणेश करेगा। इससे श्री गणेश के साथ संसदीय परंपराओं की मजबूती की उम्मीद, देश के लिए नई दशकों और कई दशकों से अटकी पड़ी उम्मीदों पर फैसले की उम्मीद, नई संसद में नया भारत, नया स्वरूप, नया रूप, नई वेशभूषा, नई व्यवस्था, नए विधेयक और नई उम्मीद। क्या सच में यह विशेष सत्र विशेष में बदल जाएगा, जिसको इतिहास के पन्नों के साथ भविष्य की उम्मीदों के लिए याद किया जाए? कमल और खाकी नए संसद की व्यवस्थाओं की क्या अमिट पहचान बन जाएगी, या फिर यही पहचान नई संसद में नए विवाद की आधारशिला रखेगी? क्या नई संसद के श्री गणेश के साथ यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की सोच के साथ महिला आरक्षण के जरिए महिला भागीदारी को सुनिश्चित कर 27 सालों की उम्मीदों को पूरा कर नई संसद के पहले सत्र को विशेष कर दिया जाएगा? सवाल बहुत है, उम्मीदें बहुत हैं, और इन सब के बीच हर किसी के जहन में सवाल है कि विशेष सत्र किस अंदाज में सत्र विशेष बन जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर। उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। तो विशेष सत्र क्या वाकई में सत्र विशेष होगा, और अगर सत्र विशेष होगा तो विशेष क्या क्या? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता पौरुष भारद्वाज जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र यादव जी और विषय विशेषज्ञ ए.के. सिंह साहब। मुकेश पारीक जी, शुरुआत आपके साथ। शुरुआत के साथ शुभकामनाएं। नए भारत में आजादी के बाद भारत के द्वारा बनी, भारत के लिए बनी, भारत के व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बनी संसद में कल श्री गणेश होगा, लेकिन इस श्री गणेश के साथ और क्या होगा? देखिए, हमारा देश एक दुनिया का सब में बड़ा लोकतंत्र का प्रतीक है, और जिस प्रकार से आजाद भारत में लोकसभा, नई लोकसभा का भवन बनना हम सबके लिए गौरव की बात है। हम सबको ये गौरवान्वित करने वाला दिन है कि कल हमारी नई लोकसभा में हमारे द्वारा चुने हुए देश की सब में बड़ी पंचायत के प्रतिनिधि नए भवन में बैठेंगे। आज मोदी जी ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से सारी चीजों का अपने भाषण में वर्णन भी किया। उन्होंने पुराने भी जो सहयोग रहा उस सब का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस नए भवन में जाकर एक नए भारत का, जिस प्रकार से आज भारत तरक्की कर रहा है, आज भारत जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अग्रणी है, एक चंद्रयान अभी हाल ही में जो चंद्रयान की जो हमारी सफलता है वो पूरी दुनिया ने देखी है। तो इस प्रकार का एक जो सुदृढ़ भारत, सक्षम भारत, और जो हमने हमारा इसमें दिखाया है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में अभी जो G20 सर, हम इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के नहीं, हम संसद की बात कर रहे हैं सर। नई संसद में नया क्या रहने वाला है? क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? भाई, कौन कौन से विधेयक है? 4 का तो खुलासा कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मास्टर स्ट्रोक हैं जो हिडन है, जिनके बारे में भी बताया नहीं जा रहा, वो विशेष सत्र में विशेष अंदाज में होंगे। जिन विधेयक का खुलासा किया है वही विधेयक मेरी जानकारी में है, लेकिन ये जो प्रतीक है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो इस बात की है कि नए भवन में, एक आजाद भारत में हमारा श्रम के द्वारा एक बनाया हुआ भवन हमको मिला है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष जी हैं। पौरुष जी, जरा बताइए, कल जब नए सत्र में कदम विपक्ष रखेगा तो मानकर चलें कि भाई ये गर्व तो महसूस होगा कि आजाद भारत में भारत की तरफ से बनाई गई संसद के अंदर वो प्रवेश कर रही हैं, लेकिन इस दौरान आपको लग रहा है कि विपक्ष भी बिखरा हुआ हो सकता है कुछ ना आए, कुछ ना आए? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपके सवाल के जवाब में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो 20,000 करोड़ की लागत से जो नया भवन तैयार हुआ, इस भवन का हम हर भारतवासी को इस पर गर्व भी करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए। परंतु चूंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश हैं,
और इस सरकार के द्वारा जिस प्रकार निरंतर 9 वर्षों से लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र को कुचला गया। आप देखिए, आपने देखा कि ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ताधारी पार्टी ने संसद को बाधित की और लगातार कार्रवाई की और लगातार कुचक्र रचे गए, साजिशें की गई कि विपक्ष के नेता सदन में नहीं बोल पाए और वो कहीं किसी न किसी मामले में, झूठे मामले में फंसे रहे। और दूसरी बात देखिए, नए सदन के बारे में मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। G20 में आपने अभी देखा और आप कल देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का जो प्रतीक है अशोक चिन्ह है, उसकी छाप उस नए संसद भवन में क्यों नहीं है? वहां की ड्रेस के अंदर ये इन्होंने कमल का निशान क्यों डाला? ये खाकी का निशान डाल के क्या इसको आरएसएस की एक आरएसएस का बनाना, आरएसएस की निजी जागीर बनाना चाहते हैं संसद भवन को और भारत की व्यवस्थाओं को? हमारी आपत्ति इस बात पे सदा है और रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि क्या आपके अशोक सिस्टम से आप अपनी सहमति नहीं रखते? क्या भारत के 70 साल पुरानी जो परंपरा, जो भारत के 75 साल की परंपरा को आप तोड़ना चाहते हैं? आप भारत के जो पुराने मूल्य हैं उनको तोड़ना चाहते हैं? क्या भारत का मतलब सिर्फ भाजपा है क्या? और दूसरी बात, अगर आप भाजपा का योगदान मानते तो मैं आपसे पूछता हूं कि आजादी की लड़ाई में आप लोग कहां थे? बताइए। आप सिर्फ लिपापोती करके, कभी नए भवन बनवा के, कभी उलझुल बातें करके आप पूरे देश का ध्यान जिस प्रकार से आप असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, ये पूरा देश समझ रहा है और आपको समय का जवाब देगा। नए संसद भवन का निर्माण देश के मुद्दों से भटकाना है भाई, ये डिमांड तो बहुत पुरानी है सर। देखिए, हमारी संसद भवन की डिमांड बहुत पुरानी है। 2026 तक बाकायदा सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर कहां बैठाते? विजेंद्र जी देखिए, आपत्ति भवन से नहीं है। मैं अभी आपको वापस करूंगा और आप मेरी पहली लाइन आप सुनिएगा वापस। मैंने पहली लाइन में स्वागत किया नए भवन का। हमने जो आपत्ति की वो इनकी कार्यशैली से हमारी आपत्ति है। मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले के प्रवक्ता से आप पूछें कि वहां की ड्रेस में कमल के फूल का क्या काम है? बताइए आप मुझे इस बात को। आपने ड्रेस कोड के अंदर वहां पे खाकी क्यों डाली है? मुकेश पारिक जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश की तरक्की का ही विरोध करने लगती है। ये क्या क्या बोल गए इनको पता ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या पूरा विश्व सराह रहा है हमारे देश के लोकतंत्र को। मुकेश पारिक जी वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई आपने जो अंदर के कर्मचारी हैं जो संसदीय व्यवस्थाओं को देखेंगे, उनके ड्रेस में कमल का निशान और खाकी रंग क्यों डाला? देखिए, आपको पता जानकारी होगी कि कमल तो हमारे कई चीजों का प्रतीक है। कमल तो हम जब बात करते हैं, लक्ष्मी जी का भी जो वाहन है उसको भी कमल में विराजमान होती है लक्ष्मी जी। और उसमें अगर इनको हमारा चुनाव चिन्ह नजर आता है, इनका जो झंडा है, ध्वज है, उसके 3 कलर हैं जो हमारे तिरंगे में भी है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी है। हमने तो कभी नहीं कहा कि इनका ध्वज बदल देना चाहिए, क्योंकि इनका ध्वज जो है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता है। वो तो बीजेपी के में भी है सर, उसमें क्या गलत है भाई? ट्राई कलर तो आपके में भी है, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं। तो इनका तो तिरंगा है ना, हमारे झंडे में 2 कलर हैं। और इनका तो जो राष्ट्रीय ध्वज का जब कांग्रेस बनी थी तो राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता इनका ध्वज है। पूरे तीनों वही कलर है, खाली उसमें चिन्ह का ठीक है। लेकिन उनका इशू ये है सर कि जब वो खाकी रंग को टारगेट करते हैं आरएसएस के साथ जोड़कर, आपने उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद में डाल दिया। कमल तो बाकायदा आपका चुनाव चिन्ह है सर। आर्मी में भी कई भाई चुनाव चिन्ह है बाकायदा आपका। देवेंद्र हमारे साथ है। देवेंद्र, आम आदमी पार्टी कल उस संसद में जब प्रवेश करेगी, पहले तो बताइए प्रवेश करेगी भी या नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल प्रवेश करेंगे। देश के लिए एक गर्व का, कोई भी देश में कुछ शुभ कार्य हो रहा है उसमें सब लोग साथ होते हैं। और आम आदमी पार्टी तो हमेशा विकासशील चीजों में हमेशा साथ रही है। लेकिन देखिए, बड़ा मुद्दा विजेंद्र जी यही है, विपक्ष के साथी, हमारे कांग्रेस के साथियों ने भी जिस बात को उठाया कि देखिए, जब नए भवन में जा रहे, उम्मीद है मोदी जी नई शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से वो पुराने भवन में खामोशी धारण कर लेते थे देश के गंभीर मुद्दों पर, उम्मीद है नए भवन में जाकर के उन मुद्दों पर बात करेंगे। चीन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, देश के किसानों का एमएसपी का मुद्दा हो, अडानी के जो करप्शन का मुद्दा हो, देश में जो कैग की जांच में 7 भ्रष्टाचार के बड़े मामले सामने आए, द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला प्रोजेक्ट में, उन सब मुद्दों पर उम्मीद है इस चीज में बातचीत होगी। और अब नई संसद में देश एक नई विपक्ष को साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से अब तक भारतीय जनता पार्टी के जो 9 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जिस तरीके से विपक्ष की आवाज दबाई गई, हमारी आम आदमी पार्टी के 2 सांसदों को बर्खास्त किया हुआ है। आज नई शुरुआत थी, मोदी जी को खुद से आगे बढ़कर के उनको आज उसमें शामिल करना चाहिए था नए सत्र में। लेकिन अभी भी जिस तरीके से आज उन्होंने भाषण में बोला कि उम्मीद है आप रोना धोना नहीं करेंगे, अरे भाई रोना धोना कौन कर रहा है? देश तो खुश है, हम खुश हैं, विपक्ष के साथी खुश है, सभी लोग खुश हैं। रोना धोना तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है हमेशा से, देश के संसद में खड़े होकर के रोने का काम। कल जब तिरंगा फहराया गया था तो देवेंद्र जी, कल जब तिरंगा फहराया गया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहां नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज संसद में उस पर बोला भी, क्योंकि बाहर थे, आज भी वो भागते दौड़ते पहुंचे और उन्होंने संसद में बोला आकर के कि देखिए मैं आया हूं, उम्मीद है अब जो है
सभापति जी जो है अब उस बातों को सुनेंगे। सभापति जी जो आम आदमी पार्टी के जो 2 सांसद बर्खास्त किए उनको भी शुभ मौके पर संसद के अंदर वापस लेकर के आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हीन भावना की जो है शुरुआत नए संसद में भी इन्होंने ही की है। हम लोग तो खुश हैं, लेकिन ये आज वहां भी जाकर के जिस तरीके से आज भी संसद में बोलने नहीं दे रहे थे, जिस तरीके से बार बार विपक्ष के सांसदों की रोका टोकी हो रही थी, ये चीजें बंद होनी चाहिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया आज हमारी ओर देख रही है। इन चीजों को हमको बंद करने की जरूरत है। अंदर कोई जब बोलता है तो व्यवस्थाओं के आधार पर बोलता है सर, वो कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना है कि कोई भी उठकर बोलता है। जिनकी व्यवस्थाएं होती है वो बोलते हैं। AK सिंह साहब हमारे साथ हैं सर, चुने हुए ही जाते हैं। नहीं, लेकिन आप और हम नहीं है वहां। मैं वही कह रहा हूं ना, जिस तरीके से उनको बर्खास्त किया गया, जिन मुद्दों पर बर्खास्त किया गया, उन मुद्दों पर बातचीत करें। मैं मानकर चल रहा हूं कि भाई पुरानी संसद से जब नई संसद में हम जाएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाएंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? और इस सत्र के अंदर ऐसा क्या विशेष होगा कि ये सत्र ही विशेष हो जाएगा? देखिए, जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सिर्फ एक ही बार नेस्तनाबूद किया गया है। वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी के दौरान की गई थी। अदरवाइज जनरली लोकसभा में, हमारे पार्लियामेंट में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो बनी रहती है। समस्या ये आती है कि कुछ मुद्दों पे जो है, अगर रूलिंग पार्टी में और ओपोजिशन में मतभेद होता है तो उसको सुलझाने में मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो कि प्राइमा फेसाई मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप देखें पिछले 3 जो सेशंस हुए हैं संसद के, उसमें ओपोजिशन ने कंप्लीटली बॉयकॉट किया इसका। ये क्यों नहीं, ये प्रश्न उठाते वहां पे। खैर एनीवे, इस पे इनका पॉलिटिकल है, इनको आपस में लड़ने दीजिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक आप बोल रहे हैं कि स्पेशल सेशन में स्पेशल क्या होने वाला है, तो 1-2 चीजें तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ तो उन्होंने बता ही दिया है कि क्या क्या इनके एजेंडा है। मुझे जो लग रहा है, देखिए मुझे कोई प्रीवी नहीं है, आई एम नॉट प्रीवी टू एनी ये, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह एक गेस ही कर सकता हूं। आज की जो बातें हुई हैं और जिस तरह से बाकी पार्टियों ने भी वीमेन रिजर्वेशन, महिला के आरक्षण की बात उठाई है, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये आएगा इस बार। ठीक है, दूसरी, चूंकि ऑलरेडी ये राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका है और आप जानते हैं कि राज्यसभा द्वारा पारित होने वाला जो बिल जो होता है वो कभी मरता नहीं है, वो कंटिन्यूअस रहता है। और लोकसभा में मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब तो ओपोजिशन ही खुद कह रही है जी, आप ले आइए। आपने देखा हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, सर उसमें भी समस्या है। वो जब कह रहे हैं ना महिला बिल आना चाहिए, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, तो उसमें भी वो उसमें भी वो चाहते हैं कि विभाजन हो, कि भाई SC ST OBC महिलाओं के बीच में भी वो बटे। नहीं विजेंद्र जी, वो क्रेडिट लेना चाह रहे कि देखिए मेरे कहने से महिला बिल आया, आप इसको समझिए जरा सा। तो मुझे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया एक तो ये मामला है। दूसरा लगता है कि एक UCC को ये पास मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे और हो सकता है इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दें। तीसरा जो मुद्दा है, एक मुझे जो लगता है वो है कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए भी ये बिल लाएंगे और उसे इंट्रोड्यूस करके फिलहाल जो है सेलेक्ट कमेटी को भेज देंगे। उसके आप ये कह रहे हैं सर कि जो 1990 के आसपास लाया गया कि 1947 के आसपास जिस भी वर्शिप की जो व्यवस्था थी उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसको वहां से बदल दिया जाएगा? जी, उसमें एक डिफेक्ट है, एक्चुअली बहुत बड़ा डिफेक्ट है। उसको मैं चूंकि मौका नहीं है कि मैं उसे समझाऊं, और वो डिफेक्ट जो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको टर्न डाउन कर देगा, आज नहीं तो कल करेगा। और कुछ उसमें गलतियां हैं चूंकि बहुत जल्दीबाजी में उसको पास किया गया था, तो एक वो है। और इसके अलावा आप जानते हैं मोदी जी सरप्राइज तो देते हैं, अब देखिए क्या सरप्राइज देते हैं। लेकिन ये 3-4 जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि इन तीनों चारों पे कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है सर, लेकिन यहां से हमारे सहयोगी जो हैं कांग्रेस से, उन्होंने जिक्र किया भाई खाकी ड्रेस का, कमल का। आपको लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया? इनसे ये पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय जो फूल पुष्प है वो कौन सा है? नहीं, लेकिन बीजेपी का प्रतीक चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है सर? वो अलग बात है। आप अब इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। कोई व्यक्ति उसे देख सकता है कि मतलब कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, कोई व्यक्ति देख सकता है कि ये भारत का जो है नेशनल फ्लावर है। और यहाँ खाकी की बात होती है, क्योंकि सर जब कोई बीजेपी का नेता अपने शर्ट पे कमल लगाता है तो मुझे लगता नहीं वो राष्ट्रीय चिन्ह लगा रहा है, वो बीजेपी का प्रतीक चिन्ह लगा रहा है। ये दो बहुत अलग है।
तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं है ना, उसका प्रयोग करें, कौन मना अलग करता अलग है? एक कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, जो खाकी की बात कर रहे हैं, यहां भी इनकी अज्ञानता दिख रही है। आरएसएस ने तो खाकी कब का छोड़ दिया, अब तो वो फुल पैंट पहनते हैं, एक ब्राउन कलर का, और मतलब कि शर्ट पहनते हैं व्हाइट टाइप का, कुछ ऐसा करके है। तो खाकी भी अब आरएसएस का प्रतीक नहीं है, और खाकी तो और भी कई चीजों का प्रतीक है, राइट। तो ये तो नहीं, मतलब बातें उठाने, खाकी तो हमारी सुरक्षा का भी प्रतीक है सर, पुलिस की वर्दी खाकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मात्र विशेष सत्र को लेकर भी देश भर के अंदर बना हुआ है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसको लेकर लगातार हम बात करें, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और सवाल, पौरुष भारद्वाज जी, एक कहावत है कि बीती बात विसारी आगे की सुध ले। जो हो गया हो गया, नए सत्र में एक नई शुरुआत हो सकती है नई भवन के साथ। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको इस बात को कहना चाहूँगा कि देश में जो डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, ये कांग्रेस की ही देन है, और ये कांग्रेस की ही देन है कि आज 75 साल से हम शासन करते हुए आ रहे हैं। और हमारे शासन के अंदर कभी भी जो लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ कहे जाते हैं, और चौथा स्तंभ जो प्रेस मीडिया को भी कहा जाता है, हमारे द्वारा देखिए इनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया गया। आप देखिए, आपने खुद इस बात के साक्षी है कि जब हमारी यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी, उस समय माननीय न्यायालयों के अंदर जिस प्रकार से निर्णय आया करते थे, स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान की बातें आए दिन अखबारों में छपा करती थी, और अखबारों में जिस प्रकार से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों की आलोचना छपा करती थी, उस पर सरकारें न सिर्फ संज्ञान लेती थी बल्कि उन पर कार्रवाई भी करती थी। और एक दो हमारी सरकार की अगर पॉलिटिशियनों पे उंगली उठी तो हमने नैतिकता के आधार पर उनसे भी इस्तीफे लिए। परंतु मैं आपसे आज पूछता हूं, तो मत बोलिए सर कि मीडिया की आजादी हमेशा रही है भाई। मैं आपसे एक बात, विजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात आजाद है, नारे लगे हैं। विजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं मैं कि आज देश की संविधान पीठ ने देखिए 2 फैसले दिए। एक तो जो देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के फैसला दिया। दूसरी बात देखिए, दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर के फैसला दिया। आज क्या देश का लोकतंत्र है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आप संसद में एक बिल ला करके, विधेयक ला करके आप उसको खारिज कर दें, और देश की संविधान पीठ जो जिसको फैसले को दे रही है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो समय समय पर देश के उंगलियां उठती आई है, आप उस फैसले को आप खारिज कर रहे हैं। आपके अंदर देश की पौरुष भारद्वाज जी, इसकी व्यवस्था को तो देखना पड़ेगा ना भाई। सर्वोच्च न्यायालय किससे चलते हैं? संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं ना सर। और कानून में बदलाव का अधिकार संसद के पास है। अगर संसद उस बदलाव को करती है तो उसमें तो मुझे लगता है नहीं कि कोई असंवैधानिक चीजें हैं। देखिए सिंह साहब, भाई जो भी कानून बनते हैं वो तो संसद से बनते हैं, और फिर उनकी पालना कराने का काम न्यायालय का है। अगर वहां कोई बदलाव किया जा रहा है कि सिंह साहब, तो क्या ये असंवैधानिक हो गया? देखिए, मैं इस शब्द को यूज नहीं करना चाहता था इस बहस में। कुछ लोग यहां आ जाते हैं बिल्कुल अज्ञानता को लेकर के। ये सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों मामले थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा था कि सरकार फ्री है अपने हिसाब से इसके बारे में लॉ बनाने के लिए जी। और उसी हिसाब से सरकार ने लॉ बना दिया। तो पता नहीं क्यों ये लोग डिबेट में आ जाते हैं, टीवी के डिबेट में, बिल्कुल ज्ञान को कहीं पे तख्ते में छोड़ करके या मिट्टी गड्ढे में डाल करके आ जाता है, और यहाँ जो मन में आता है बोलते रहते हैं। नहीं, लेकिन मैंने आपसे सर व्यक्तिगत नहीं, मैंने आपसे मुद्दे पर टिप्पणी चाहिए थी, क्योंकि सबका अपना एक अधिकार है सर, और सबकी एक सीमाएं, तभी तो आप विषय विशेषज्ञ हैं सर, वरना पौरुष भारद्वाज जी विषय विशेषज्ञ होते हैं। दोनों बातें जो हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आपको अपनी इसमें कोई परिवर्तन करना है तो आप पार्लियामेंट से लॉ बनाइए जी। तो दोनों मामले जो बताए साहब ने जो बताए, ठीक है, दोनों मामले में सरकार ने अपने हिसाब से, मतलब ये हो गया ना कि जो भी सरकार करी है वो असंवैधानिक नहीं है, नियम कायदों के हिसाब से कर रही है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रही है। ठीक है सर, ठीक है देवेंद्र, लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए वापस। देवेंद्र, देखिए, अगर महिला आरक्षण बिल आता है तो मैं ये मानकर ही चल रहा हूं लगभग कि भाई सारी पार्टियों का समर्थन रहेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए विजेंद्र, बिल्कुल महिला आरक्षण वाले से पहले मैं सिंह साहब का जवाब दूं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार की इसमें बात की है। जिस बिल की बात हो रही है वो बिल उस सरकार के खिलाफ लाया गया जिसको 90% समर्थन दिल्ली की जनता ने देकर के दिया था। 8 साल तक लड़ाई के बाद एक फैसला आया, तो मतलब 8 साल तक तो सरकार गलत कर रही थी दिल्ली सरकार के खिलाफ, इसीलिए मोदी सरकार के खिलाफ वो फैसला आया। तो संविधान की आलोचना और संविधान की हत्या दोनों मोदी सरकार करी है, तो बार बार साबित हुआ है। दूसरा, महिला आरक्षण बिल की जहां तक बात हो रही है, आज भी विपक्ष ने भी, जो गठबंधन जो है उसने भी कही ये बात, और हमारे साथ संजय सिंह जी ने भी कही कि संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग उस पर चर्चा चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं वो बिल आए, क्योंकि अब तक जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में महिलाओं का जो भागीदारी बढ़नी चाहिए तो नहीं बढ़ पाई। आज भी देश की कई विधानसभाओं में महिलाओं की 10% भागीदारी भी नहीं है। तो अगर ये बिल आता है सब स्वागत करेंगे, पूरा विपक्ष सत्ता सब स्वागत करें, लेकिन
मोदी सरकार बिल लेके आए। दूसरा, कई अनेक मुद्दे, देखिए अभी कल संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, सभी पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसमें सभी पार्टियों को ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से क्या चर्चाएं होनी है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप बिल्कुल ही सब छुपा करके चल रहे हो। 4 मुद्दे तो बताए गए हैं। नहीं बताएगा, 8 मुद्दे बताए गए, ये बताया गया कि 8 मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन ये नहीं बताया गया वो 8 मुद्दे कौन से होंगे। सिर्फ 4 मुद्दों का अब तक बार बार जिक्र आ रहा है, लेकिन अभी और 4 मुद्दे कौन से, उस पर कोई अभी तक विपक्ष को नहीं बताया गया है। तो क्या आप विपक्ष को बिल्कुल ही आप तैयारी किसी चीज की नहीं करने देना चाहते हैं? आप भी एक तरफा अपना उसमें घोड़ा जो है उसको दौड़ाना चाहते हैं? पारिक जी जरा बताइए भाई, ऐसा क्या है? विपक्ष भी तैयारी कर ले अपनी। चर्चा हो रही है, क्या बातचीत हो रही है? मुकेश पारिक जी भाई, अगर आप मुद्दे बता दोगे तो विपक्ष भी तैयारी कर लेगा अपनी। और एक और चीज का जिक्र मैं आपसे चाहूंगा आप करें, मणिपुरी पगड़ी पहनते हुए सब दिखाई देंगे, तो ये मणिपुर में जो हुआ उनको एक तरीके से प्रोत्साहन करने के लिए ऐसे किया जा रहा है, या मणिपुर के मुद्दे पर एक अलग ही राजनीति पगड़ी के जरिए की जा रही है? देखिए विजेंद्र जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना तथ्यों के सरकार के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। ये बार बार बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस को तो लोकतंत्र की हत्या का शब्द भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी भूल गए कि जब पूरे चुने हुए लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, देश में क्या स्थिति हो गई थी, देश में सारी चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया गया था। जितने भी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग थे वो सब जेल के शीट्सों के पीछे थे। मुकेश पारिक जी मुद्दे पर आते हैं ना सर, वापस मुद्दे पर आते हैं भाई। वो ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में क्या विपक्ष को ये बताया जाएगा कि किन मुद्दों पर बहस होनी है, कौन से बिल आने? निश्चित रूप से देखिए, एक लोकसभा और राज्यसभा की एक परंपरा है, नियमावली है, नियमों से ये चलती है, और उन नियमों के अंतर्गत जो उसको बताने की होती है निश्चित रूप से बताई जाती है। देखिए, तो अब ये कहने की विशेष सत्र में व्यवस्था है कि कुछ ना बताया जाए, अचानक से सत्र को बुलाया जाए, सभी को कहा जाए कि आप अंदर आइए और बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे वो अंदर बताएंगे। AK सिंह साहब, ऐसा होता है? नहीं, देखिए जो सिस्टम है उसे समझना चाहिए। देखिए, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जी, और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी 1 दिन या 2 दिन पहले जो है या उसी दिन भी डिसाइड करती है कि आज के दिन कौन कौन सा ये होगा। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से इसको जो बात का बतंगड़ बनाना जी, इसमें कोई आधार नहीं है, इसमें कोई आधार नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, परोश जी और मुकेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नया सत्र, विशेष सत्र, और ये सत्र विशेष कितना खास रहेगा ये कल से तय होगा। लेकिन हाँ, कल से नई संसद में नई भारत का श्री गणेश जरूर होगा। नमस्कार। उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है।